या क्या आती है बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग आती है, टॉयलेट ट्रेनिंग। तो जो बच्चे की क्या नहीं है, टॉयलेट ट्रेनिंग आ रही है, तो उस कंडीशन में बच्चा क्या शो करेगा आपको, स्टेज में क्या है बच्चे की क्या आ रही है, टॉयलेट ट्रेनिंग। तो बच्चे की क्या नहीं है, टॉयलेट ट्रेनिंग आ रही है, तो उस कंडीशन में बच्चा क्या शो करेगा आपको, तो बच्चा क्या शो करेगा आपको, कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, एनक्यूरेसिस है, ये सारी की सारी कंडीशन जो है वो बच्चा क्या करेगा आपको शो करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें फैलिक फेज, और फैलिक फेज में कब से कब तक है, 3 to 6 ईयर, 3 to 6 ईयर में कौन आती है आपकी फैलिक फेज आती है। 3 से 6 साल की उम्र में कौन आता है फैलिक फेज, 3 से 6 साल। और इस फेज में क्या है, पर्सन क्या शो करता है, अट्रैक्शन किसके प्रति, ऑपोजिट सेक्स के जो पेरेंट्स है उनके प्रति क्या करता है बच्चा, सेक्सुअल अट्रैक्शन शो करता है। और वो क्या करता है, अपने कॉम्प्लेक्स बनाता है, क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है। और यहाँ दो कॉम्प्लेक्स बनते हैं, एक मदर और बेबी बॉय के बीच में बनता है, जिस कॉम्प्लेक्स को हम नाम देते हैं ओडिपस कॉम्प्लेक्स। और दूसरा फादर और बेबी गर्ल के बीच में जो बनता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। अगर आपकी फेलिक फेज जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाती तो उसकी वजह से होमोसेक्सुअलिटी और ट्रांससेक्सुअलिटी यहाँ देखने को मिलती है। इसके अलावा हम बात करें लैटेंट फेज की, तो लैटेंट फेज 6 से 12 ईयर एज होती है। 6 से 12 साल की उम्र में आपको लैटेंट फेज देखने को मिलेगा। और इस दौरान आपको क्या है कि जो बच्चा है वो सोशलाइज होने की जो है कोशिश करता है, सोशलाइजेशन स्टार्ट करता है। और अगर ये कंप्लीट नहीं होती है लैटेंट फेज, तो उस कंडीशन में बच्चे में क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में बच्चा क्या शो करेगा, ऑटिज्म शो करता है। क्या शो करता है, ऑटिज्म को शो करने का जो है देखने को मिलेगा, ऑटिज्म। इसके अलावा नेक्स्ट रहती है आपकी जेनेटल फेज, जो 12 से 18 साल टीन एज के अंदर रहती है, टीन एजर के अंदर। और इस फेज के अंदर पर्सन क्या सोचता है, सोशली एक्सेप्टेड रिलेशनशिप के बारे में। और अगर ये अनसक्सेसफुल रहता है तो उसकी वजह से सेक्सुअल डिसऑर्डर यहाँ आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपका थ्योरी है थ्योरी ऑफ ईगो। कौन सा थ्योरी है, थ्योरी ऑफ ईगो। और थ्योरी ऑफ ईगो में आपको क्या है पता है कि ये क्या है, जो एंजाइटी वाली सिचुएशन है उनके साथ कोप करने के लिए जो है ये थ्योरी जो है वो बनाई गई, कि यहाँ क्या करता है बच्चा जो है वो एंजाइटी के साथ में कोप करता है, जिसको डिफेंस मैकेनिज्म भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ ईगो को डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं। अब हम 1 by 1 डिफेंस मैकेनिज्म को पढ़ना शुरू करने वाले हैं। डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है, डिफेंस मैकेनिज्म, तो दो टाइप के डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं। एक होता है मैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म और दूसरा होता है इमैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म। एक होता है मैच्योर और एक होता है इमैच्योर। एक होता है मैच्योर और दूसरा क्या होता है, इमैच्योर। एक होता है इमैच्योर। इमैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म। अब हम बात करें मैच्योर और इमैच्योर में क्या फर्क है, तो मैच्योर के अंदर आपके दो आते हैं। एक क्या है जिसका नाम है, एक जिसका नाम क्या है, सब्लिमेशन, और दूसरा क्या है, रिप्रेशन। ये दोनों के दोनों आपके क्या है, ये दोनों के दोनों आपके जो है वो कौन से टाइप के हैं, ये मैच्योर। कौन है, ये आपके मैच्योर है। समझ पा रहे बात को, ये क्या है, दोनों की दोनों मैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म। कौन, सब्लिमेशन एंड रिप्रेशन। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका कौन सा है, ये जो आपके मैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म जो होते हैं ये किसके साथ में काम करते हैं, ये अनकॉन्शियस माइंड के साथ में या अनकॉन्शियस मैकेनिज्म के साथ में आपके क्या करते हैं, वर्क करते हैं। वही हम बात करें
तो ये हमने कहा कि किसके लिए काम में लिए जाते हैं, पर्सन जो अपनी एंजाइटी को कम करने के लिए इनको क्या करता है, यूज करता होता है। दूसरा आपका क्या है, इमैच्योर वाले होते हैं। दूसरे कौन है, इमैच्योर, है ना। तो बाकी क्या आते हैं, इमैच्योर के अंडर आते हैं। तो मैच्योर में आपके कौन है, दो है, एक है सब्लिमेशन और दूसरा आपका कौन है, रिप्रेशन। और ये क्या करते हैं, ये डिफेंस मैकेनिज्म जो है ये अनकॉन्शियस मैकेनिज्म के ऊपर जो है वो डिपेंड होते हैं। और पर्सन क्या करता है, इनको यूज करता है अपने एंजाइटी को कम करने के लिए। समझ पा रहे बात को। अब हम बात करते हैं वन बाय वन इनके बारे में। और एक नंबर पे आपका कौन आता है, एक नंबर पे जो आपका आता है उसका नाम है कंपनसेशन। क्या नाम है, कंपनसेशन। कंपनसेशन क्या होता है, तो कंपनसेशन का मतलब होता है कंपनसेट करना। क्या करना है, कंपनसेट करना। कंपनसेट यानी कि किसी एक चीज के अंदर लॉस हो रहा है तो दूसरे में इतना बड़ा फायदा कर लो ताकि वो लॉस जो है वो बहुत छोटा लगे। तो उसी तरीके से क्या करता है, कोई पर्सन जो क्या है, जैसे स्टडी में बहुत ज्यादा वीक है, अगर क्या है कोई पर्सन जो क्या है स्टडी में वीक है ना, अगर कोई पर्सन है जो क्या है स्टडी में वीक है, पर्सन वीक है स्टडी के अंदर, तो वो क्या करता है कि खुद को दूसरे फील्ड के अंदर, जैसे वो कोई और काम जो है वो साथ में जिसमें वो अच्छा है, उस काम को इतना अच्छे से करता है जिससे उसका वो स्टडी वाला जो मटेरियल है, स्टडी वाला जो पार्ट है वो बहुत छोटा नजर आता है। तो आप कह सकते हैं ओवर अचीवमेंट इन अनदर फील्ड। यानी कि क्या करना, ओवर अचीवमेंट करना दूसरे फील्ड के अंदर, जब क्या हो जाए एक फील्ड के अंदर फेल हो जाता है। एग्जाम्पल, जैसे आपके जो सचिन तेंदुलकर है वो क्या है पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं थे, है ना। तो पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, उनको ऐसा लगा कि वो क्रिकेट बहुत अच्छे से खेलते, और जब क्रिकेट बहुत अच्छे से खेल लेते हैं तो वो क्या है क्रिकेट को जी जान से खेलने लगे। और आज के समय में उनको क्या बोलते हैं, हम गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से जाना जाता है। तो क्या है कि ये जो है वो आप बात जो वो ध्यान में रख सकते हैं, है ना, गॉड ऑफ क्रिकेट। या क्या है, आप जो है जैसे कि आप कह सकते हो कि कोई पर्सन है जो क्या है पढ़ाई में अच्छा नहीं है, पर क्या है उसकी जो है वो पेंटिंग बहुत अच्छी है, तो वो पर्सन क्या है पेंटिंग करने लग जाए और वो इतनी अच्छी पेंटिंग कर दे कि पढ़ाई वाला पार्ट उसका दिखाई ना दे, है ना। तो वो क्या है कंपनसेशन वाले कहने रहती। दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन। कौन है, सब्स्टिट्यूशन। और सब्स्टिट्यूशन क्या है, तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि कोई, जैसे सिंपल भाषा में अगर बात करें तो जुगाड़ लगाना। क्या लगाना, जुगाड़ लगाना। जैसे क्या है कि कोई पर्सन है जो क्या है कि मान लीजिएगा नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहता था। क्या बनना चाहता था, नर्सिंग ऑफिसर। अब क्या है कि नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए क्या है, अगर मेल पर्सन है उसको क्या करना पड़ता है, बीएससी नर्सिंग या जीएनएम करनी पड़ती है कि नहीं। अब क्या हुआ कि वो पर्सन, कोई मेल पर्सन था और वो क्या करना चाहता था, नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहता था, और वो बीएससी नर्सिंग के लिए उसने एग्जाम दिया, वो क्लियर नहीं हो पाया, है कि नहीं। प्राइवेट कॉलेज में दाखिला ले लिया, उसके बाद भी वो जो फर्स्ट ईयर जो है उसका पास नहीं हुआ और वो फेल हो गया। उसके बाद उसने क्या किया, उसने जीएनएम में ट्राई किया, उसके बाद और तो कोई ऑप्शन नहीं था। तो फिर उसने क्या किया, उसने किया कि हमने तो अल्टीमेट क्या करना है, हमें हॉस्पिटल में सेवा ही तो करनी है। तो वो क्या बन गया, सफाई कर्मचारी बन गया और वो हॉस्पिटल में सेवा करने लगा, है कि नहीं। तो हॉस्पिटल जाना तो दोनों ने कहा था, नर्सिंग ऑफिसर बन के भी हॉस्पिटल में जाना था, और वो अगर सफाई सेवक बना तो भी वो कहाँ जा रहा है, हॉस्पिटल में जा रहा है। तो क्या है कि उसने एक सब्स्टिट्यूट ले लिया कि अपने खुद का जो हायर गोल जो था, जो बड़े वाले लेवल का गोल था, उसको छोटे लेवल के गोल में बदल दिया, और छोटा गोल बना करके उसने क्या कर दिया है, खुद को हॉस्पिटल में पहुंचा दिया है। दिस इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन, है कि नहीं। एक होता है सब्लिमेशन। क्या होता है, सब्लिमेशन। और सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है कि कोई पर्सन क्या कर ले, खुद का जो अनएक्सेप्टेबल सोशल बिहेवियर जो होता है उसको एक्सेप्टेबल सोशल बिहेवियर में चेंज कर ले परमानेंटली, उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। जैसे आपने कालिदास नाम सुना होगा, कालिदास, क्या सुना है, कालिदास का नाम सुना होगा। कालिदास कौन था, तो कालिदास एक मूर्ख टाइप का आदमी था। कौन था, एक मूर्ख टाइप का व्यक्ति था जो क्या कर रहा था, पेड़ पर बैठकर
पेड़ पे बैठकर क्या कर रहा था, ये उसी पेड़ की डाली को काट रहा था, पेड़ पे बैठकर डाली को काट रहा था। कौन सी डाली, जिस पर वो बैठा हुआ था, है ना। तो कालिदास उसी डाली को काट रहा था। अब क्या हुआ कि कालिदास ने आगे चल के क्या लिखी, रामायण की रचना की। क्या रची, रामायण, है ना। तो रामायण की रचना कर दी। यानी कि इसने जो पेड़ पे बैठ के जिस डाली पे ये बैठा था उसी डाली को काट रहा था, ये इसका क्या था, सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर था। क्या था, सोशल अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। और आगे चलकर इसने क्या किया, रामायण रचा, और वो रामायण क्या थी, सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर था। इसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन का नाम देते हैं, सब्लिमेशन, है ना। उसको हम क्या बोल देते हैं, सब्लिमेशन। नेक्स्ट आपका एक आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि जैसे क्या है, हाँ एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है कि एक हस्बैंड ने क्या किया, वाइफ जो है उसको पीटा, बीटिंग दी वाइफ। हस्बैंड ने क्या कर दिया, वाइफ को पीट दिया। अब क्या है, वाइफ जो हस्बैंड को वापिस पीट नहीं सकती, तो वाइफ क्या कर रही है, वाइफ बीट हर यंगर सन। और वाइफ ने क्या कर दिया, उसके जो बड़ा बेटा था उसको पीटा, और बड़े बेटे ने क्या कर दिया, उसका जो छोटा भाई था यानी कि उसका छोटा बेटा उसको पीट दिया। और उस छोटे बेटे ने क्या किया, डॉग, उनका एक क्या था, पालतू डॉग था, उसको पीट दिया। यानी कि क्या है, हस्बैंड से वाइफ की तरफ है, वाइफ से जो है छोटे बेटे की तरफ, छोटे बेटे से उससे छोटे बेटे की तरफ, और उससे डॉग की तरफ। तो यानी कि मोर थ्रेटनिंग टू लेस थ्रेटनिंग पर्सन। अगर आप क्या कर रहे हो, अपनी एंजाइटी को डिस्प्लेस करते हो, तो उसको आप क्या बोलते हो, डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट आपका डिफेंस मैकेनिज्म है रिएक्शन फॉर्मेशन। क्या नाम है, रिएक्शन फॉर्मेशन। क्या होती है ये रिएक्शन फॉर्मेशन, तो रिएक्शन फॉर्मेशन क्या है कि नॉर्मली क्या है, एग्जांपल हमने लिखा है सास और बहू का। एक क्या होती है, सास होती है, एक क्या होती है, बहू होती है। एक कौन होता है, सास, और एक कौन होती है, बहू। ये दोनों क्या कर रही होती है, घर पर जो है वो बैठी होती है, दोनों बैठी होती है, दोनों आपस में काम के लिए लड़ाई झगड़ा कर रही थी। लड़ाई झगड़ा करते करते क्या हुआ, बाहर से कोई गेस्ट आ गया। क्या हो गया, बाहर से कोई गेस्ट आया, और जैसे ही कोई गेस्ट आया तो ये दोनों क्या है, फटाफट से, बहू तो क्या है जो है काम लगी फटाफट, और सास जो है वो उससे उसको जो है इंडिकेशन देने लगी। यानी कि क्या करना, जो खुद का अन एक्सेप्टेबल बिहेवियर जो था, या आप कह सकते हो कि जो सेल्फ बिहेवियर जो था, उस बिहेवियर को दूसरे लोगों के सामने ऑपोजिट बिहेवियर के तौर पे शो करना, दिस इज नोन एज रिएक्शन फॉर्मेशन। उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप रिएक्शन फॉर्मेशन का नाम दे देते हो। तो क्या है, तो हम बात करें कि रिएक्शन फॉर्मेशन क्या है, तो यानी कि क्या करना, किसी जस्ट ऑपोजिट बिहेवियर टू इन फ्रंट ऑफ अनदर पर्सन, किसी दूसरे पर्सन के सामने क्या करना, गलत बिहेवियर, या जस्ट यानी कि जो हमारा नॉर्मल बिहेवियर था उसका जस्ट ऑपोजिट बिहेव शो करना, दिस इज नोन एज रिएक्शन फॉर्मेशन। नेक्स्ट एक होता है अनडूइंग। और अनडूइंग क्या है, तो क्या है, जो हमने प्रीवियस एक्ट जो किया होता है, उस प्रीवियस एक्ट को कैंसल करने के लिए हम जो क्या करते हैं, जो बिहेवियर शो करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अनडूइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनडूइंग बोलते हैं, अनडूइंग। उसको आप क्या नाम दोगे, उसको आप बोलोगे अनडूइंग। अब क्या है, जैसे कोई पर्सन है, कोई हस्बैंड है, उसने क्या कर दिया, अपनी वाइफ को पीट दिया। एक हस्बैंड है, उस हस्बैंड ने क्या किया, अपनी वाइफ को क्या कर दिया, पीट दिया। और पीटने के बाद वो क्या चला गया, ऑफिस चला गया, है ना। क्या चला गया, ऑफिस। और जब वो ऑफिस से शाम को वापस आया तो उसके लिए क्या लेकर के आया, फूल लेकर के आया। क्या लेके आया, फूल लेकर के
घर पे वापिस आ रहा है। तो वो क्या कर रहा है, यानी कि वो जो सुबह अपनी वाइफ को उसने क्या किया था, पीटा था, उस एक्ट को क्या करना चाहता है, कैंसल करना चाहता है। इसलिए वो क्या है, वो क्या लेकर के आया है, वो फूल लेकर के घर पे आया है ताकि अपनी वाइफ को क्या कर सके, खुश कर सके। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अनडूइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनडूइंग। क्या, husband beat her wife in anger at early morning and in evening give the pots of flower or say I love you. This is undoing. इसको हम क्या बोलते हैं, undoing बोलते हैं, undoing। नेक्स्ट होता है ट्रांसफरेंस। और ट्रांसफरेंस में क्या होता है कि खुद की जो फीलिंग है वो क्या करना, दूसरे पर्सन के ऊपर क्या करना, जो है ट्रांसफर करना। जैसे कि क्या है कि एक ओल्ड एज पर्सन है, हॉस्पिटलाइज है, और वहां पर क्या है, नर्स जब उसके क्या कर रही थी, इंजेक्शन लगा रही थी, तो तुरंत वो ओल्ड एज पर्सन उसको बोल रहा है कि तुम तो मेरी बेटी जैसी हो। कैसी हो, तुम तो जस्ट मेरी बेटी जैसी हो। दिस इज नोन एज ट्रांसफरेंस। तो क्या करना, खुद की जो फीलिंग है उसको क्या करना, ट्रांसफर करना, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफरेंस बोलते हैं, ट्रांसफरेंस। एक होता है प्रोजेक्शन। क्या होता है, प्रोजेक्शन। और प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि खुद की कमी की वजह से जो नुकसान हुआ है उसको दूसरे के ऊपर क्या करना, ब्लेम कर देना, है ना। पर्सन क्या करते हैं, बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, शराब पीते हैं। तो वो शराब पीते हैं तो वो ऐसे थोड़ा ना बोलते हैं कि मैं खुद की कमी की वजह से शराब पी रहा हूँ। वो बोलते हैं मैं तो जो है समाज की वजह से, मेरे घर की कमी की वजह से, मेरी वाइफ की वजह से, बच्चों की वजह से मैं जो वो शराब पीता हूँ। दिस इज नोन एज प्रोजेक्शन। उस कंडीशन को हम क्या नाम देंगे, प्रोजेक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट एक होता है रैशनलाइजेशन। और रैशनलाइजेशन का मतलब क्या है, तो एक पर्सन क्या कर रहा है, एक पर्सन शराब पीता है। हमने कहा अगर वो क्या कर रहा है, घर वालों को जिम्मेदार ठहरा रहा है, क्या कर रहा है, ये देखिएगा, घर वालों को अगर जिम्मेदार ठहरा रहा है तो हमने कहा दिस इज प्रोजेक्शन। और अगर वो क्या कर रहा है, उसका कोई ना कोई जो है उसके बारे में क्या कर रहा है, आपको जो है लंबी चौड़ी कहानी सुना रहा है कि मैं इस वजह से जो है शराब पीता हूँ। दिस इज रैशनलाइजेशन। अगर कोई पर्सन अपनी एंजाइटी को कम करने के लिए क्या करता है, कोई लॉजिकल रैशनल जो देता है, दिस इज रैशनलाइजेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, रैशनलाइजेशन बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट एक होता है रिप्रेशन। और ये रिप्रेशन जो है ये अनकॉन्शियस माइंड से होता है। इसको याद रखने के लिए दो वर्ड याद रखेंगे, यू आर। यू का मतलब है अनकॉन्शियस और री का मतलब होता है रिप्रेशन। और इस कंडीशन के अंदर पर्सन क्या करता है, जो भी कोई जो है थिंग्स है उसको क्या करना है, आपने फॉरगेट करना है या उस इवेंट को स्किप करना है। तो वो किससे करेगा, वो खुद के अनकॉन्शियस माइंड को यूज में करते हुए ऐसा करेगा। दिस इज नोन एज रिप्रेशन। उसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट होता है सप्रेशन। और ये सप्रेशन जो होता है ये कॉन्शियस माइंड से होता है। इसको याद रखने के लिए एस और सी को आपने क्या करना है, याद में रखना है। अगर कोई कॉन्शियस माइंड से किसी को फॉरगेट कर रहा है या स्किप कर रहा है, दिस इज नोन एज सप्रेशन। उसको आप क्या बोलोगे, सप्रेशन बोलोगे। एक होता है रिप्रेशन। रिग्रेशन, रिग्रेशन। और रिग्रेशन क्या होता है, तो चाइल्ड लाइक बिहेवियर शो करना। क्या करना, चाइल्डिश लाइक बिहेवियर शो करना। दिस इज नोन एज रिग्रेशन। रिग्रेशन क्या है, तो चाइल्डिश लाइक बिहेवियर। क्या कर रहा है, कोई पर्सन है जो चाइल्डिश या सिली बिहेवियर जो है वो शो कर रहा है कोई भी एंजाइटी वाली कंडीशन के दौरान। दिस इज नोन एज रिग्रेशन। उसको हम क्या बोलते हैं, रिग्रेशन। एग्जाम्पल, थंब सकिंग है, नेल बाइटिंग है, दिस इज कम्स अंडर रिग्रेशन। नेक्स्ट एक होता है इंटेलेक्चुअलाइजेशन।
कोई पर्सन जो खुद की एंजियस कंडीशन को रिजॉल्व करने के लिए अपने आईक्यू को यूज करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेलेक्चुअलाइजेशन का नाम देंगे, इंटेलेक्चुअलाइजेशन। एक कंडीशन होती है फैंटेसी, क्या होती है, फैंटेसी, और फैंटेसी जो है वो प्लीजरेबल ड्रीमी स्टेट होता है। क्या होता है, प्लीजरेबल ड्रीमी स्टेट। अगर क्या है कोई पर्सन खुद को क्या कर ले, कोई काम शुरू करने से पहले ही क्या कर ले, विड्रॉ कर ले, या वो कोई काम को स्टार्ट करने से अगर डर रहा है, दिस इज नोन एज विड्रॉल। क्या नाम लेते हैं इसको, विड्रॉल के नाम से हम जानते हैं, विड्रॉल, है ना। तो कोई पर्सन जो क्या है बहुत ज्यादा सेंसिटिव है किसके लिए, कोई भी काम को शुरू करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं विड्रॉल। क्या बोलते हैं, विड्रॉल। एक होता है इंट्रोजेक्शन, और इंट्रोजेक्शन का मतलब होता है कि आप किसी दूसरे आदमी के जो थॉट है, उसके जो आइडियाज है, उनको अगर अनकॉन्शियसली अडॉप्ट कर लेते हैं, उनको क्या कर लेते हैं, अनकॉन्शियसली अडॉप्ट कर लेते हैं, दिस इज नोन एज इंट्रोजेक्शन। उनको हम क्या बोलते हैं, इंट्रोजेक्शन बोलते हैं। एक होता है डिनाइल, और डिनाइल का मतलब अगर आप किसी चीज को डायरेक्टली मना कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, दिस इज नोन एज डिनाइल। अगर कोई पर्सन अकेला जो है रहना चाहता है, खुद को जो है सोसाइटी से दूर कर लेता है, उसको हम बोलते हैं आइसोलेशन। क्या बोलते हैं, आइसोलेशन। एक स्टेज होती है जिसको हम बोलते हैं फिक्सेटिन, एक अलग से टर्म है जिसका नाम है फिक्सेटिन। और फिक्सेटिन क्या है कि जिसके अंदर क्या है, फैलिक फेज जो है वो कंप्लीट नहीं है, जिसमें क्या है, फैलिक फेज कंप्लीट नहीं है, और उसके अंदर क्या है, जो सेक्सुअल प्रोसेस जो है वो क्या हो जाती है, अंडर प्रोसेस चली जाती है। क्या हो जाती है, अंडर प्रोसेस चली जाती है, उसको हम बोलते हैं फिक्सेटिन। तो जिसमें क्या है, फैलिक फेज कंप्लीट नहीं हुआ, उसमें फैलिक जो सेक्सुअल प्रोसेस है वो अंडर प्रोसेस चली जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको आप नाम दे देंगे फिक्सेटिन। क्या नाम देंगे, फिक्सेटिन। तो ये क्या थी आपकी पूरी की पूरी डिफेंस मैकेनिज्म। नेक्स्ट हमारा अगला जो है साइकोथेरेपी, जिसका नाम है हिप्नोसिस। और हिप्नोसिस क्या है, तो हिप्नोसिस का मतलब है किसी का क्या होना, ट्रांस लाइक स्टेट। ट्रांस लाइक यानी कि स्लीपी, स्लीप लाइक स्टेट, है ना। या आप कह सकते हैं कि अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, किसी पर्सन का क्या होना, कॉन्शियसनेस के लेवल का क्या होना, अल्टर होना। किसकी हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ पेंडुलम मूवमेंट। पेंडुलम मूवमेंट की वजह से कोई स्टिमुलाई जो क्या है एक जैसी मूवमेंट कर रही हो, या कोई मोनोटोनस मूवमेंट की वजह से अगर किसी पर्सन का लेवल जो है कॉन्शियसनेस का वो अल्टर हो रहा है, उसको हम बोलते हैं ट्रांस लाइक स्टेट, और उसी कंडीशन को हम बोलते हैं हिप्नोसिस। क्लास को शेयर करना ना भूलिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा। ये हिप्नोसिस जो वर्ड है ये हिप्नोस ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है स्लीप, या आप कह सकते हो स्लीप लाइक स्टेट, है कि नहीं। और ये क्या है, अगर क्या है हिप्नोसिस जो है ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, चाइल्डहुड डिसऑर्डर के अंदर, जैसे कि या मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, या हिस्टीरिया वाली कहानी है, इनके अंदर आप क्या करते हो, कहाँ मिलते हो, चाइल्डहुड डिसऑर्डर जैसे कि ऑटिज्म है, एडीएचडी है, उनके अंदर यूज में ली जाती है। मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो होते हैं वहां पर हम क्या करते हैं, इसको काम में लेते होते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें तो जो साइकोथेरेपी है ये हाईली सजेस्टेबल होती है, ट्रीट करती है किसके थ्रू, तो जो है यहाँ से हम क्या करते हैं, नेगेटिव थॉट जो है उसको निकाल लेते हैं, और पॉजिटिव थॉट जो है उसको क्या कर दिया जाता है, पुट अप कर दिया जाता है इस प्रोसेस के थ्रू। कौन, हिप्नोसिस। दूसरी हमारी थेरेपी आती है एब रिएक्शन थेरेपी, और एब रिएक्शन थेरेपी में हिप्नोसिस में मोनोटोनस मूवमेंट को यूज कर रहे थे, यहाँ हम दवाई को काम में लेते हैं, और वो कौन सी दवाई है, तो जैसे एमोबार्बिटोल है, सोडियम पेंटोथेल है, इन दवाई को हम क्या करेंगे, काम में लेंगे। और इस टाइप की जो थेरेपी है उसमें पर्सन क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, एनेस्थेटिक एजेंट को काम में लेते हैं। थेरेपिस्ट जो होता है वो क्या करता है, नेगेटिव थॉट को निकालता है और पॉजिटिव थॉट को क्या कर देता है, यहाँ पे पुट कर देता है। कहाँ कहाँ काम मिल रहे हैं इस थेरेपी को, इस थेरेपी को पीटीएसडी है, हिस्टीरिया है, पेनफुल कॉन्फ्लिक्ट डिसऑर्डर, इन सभी जगह पर हम क्या करते हैं, काम में लेते होते हैं। नेक्स्ट आपका थेरेपी है जिस थेरेपी का नाम है बायो फीडबैक इंडिविजुअल साइकोथेरेपी, और ये किसकी वजह से होती है,
तो ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से देखने को मिलती है। फिजिकल इलनेस की वजह से होती है, जिसको हम साइकोसोमेटिक या सोमेटोफॉर्म इलनेस भी कहते हैं, जैसे हाइपरटेंशन है, पैप्टिक अल्सर है ना। तो ये सारी की सारी। नेक्स्ट आपकी अदर या स्पोर्टिव थेरेपी रहती है कुछ, और अदर थेरेपीज या स्पोर्टिव साइकोथेरेपी में बात करें, ठीक होता है मेंटल वेंटिलेशन, जिसमें आप क्या करते हैं, थेरेपिस्ट जो है वो पूछता है पर्सन को कि तुम्हारे मन के अंदर क्या है, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, वो सारी की सारी बात बताइए। दूसरा होता है इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन, जिसमें आप क्या करते हो, इन्वायरमेंट की जो कंडीशन है उसको पेशेंट के अकॉर्डिंग क्या करते हो, चेंज करते हो। एक होता है री एक्सप्लेनेशन, एक होता है री अश्योरेंस, जिसमें क्या करते हो आप जो है पेशेंट को अश्योरेंस करते हो। कभी भी जो साइकेट्रिक का ट्रीटमेंट कर रहे हो या साइकेट्रिक जो पेशेंट है उनको गलत अश्योरेंस आपने नहीं देना होता है, ये बात आपने ध्यान में रखनी होती है। इसके अलावा रिलैक्सेशन थेरेपी जो है वो अदर थेरेपी के साथ में अपनी काम लेने थे, योगा करवाना है, मेडिटेशन करवाना है, म्यूजिक लिसनिंग, लाइक दैट सारा का सारा। एक आपकी है ग्रुप थेरेपी, और ग्रुप थेरेपी जो है उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो स्टीरियोटाइप ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इसको हम क्या नाम से जानेंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से भी जानते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसके अलावा एनोनिमस ग्रुप है ना, ये सारे के सारे नाम जो इनको देते हैं। तो ग्रुप थेरेपी स्टीरियोटाइप ग्रुप के नाम से, सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से, या एनोनिमस ग्रुप के नाम से जाना जाता है। कहाँ कहाँ इंडिकेटेड है, तो डिप्रेशन वाला पेशेंट है वह हम क्या करते हैं, ग्रुप थेरेपी देते हैं। सब्सटेंस अब्यूज वाले पेशेंट होते हैं, डिप्रेसिव होते हैं, या ओबेस जो वेट सीकर होते हैं, या वेट लॉस वाले पेशेंट जो होते हैं, उन सभी के अंदर हम क्या करते हैं, ग्रुप थेरेपी को यूज में लेते होते हैं। ये जो हमारी ग्रुप थेरेपी है, ये ग्रुप थेरेपी 4 फेजेस से होकर के निकलती है। नंबर 1 इज प्री इंट्रोडक्टरी, या इसी को हम बोलते हैं प्री ओरिएंटेशन फेज। दूसरा हमारा होता है इंट्रोडक्टरी या ओरिएंटेशन फेज। तीसरा हमारा होता है वर्किंग फेज, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, या लार्जेस्ट फेज भी ये देखने को मिलती है। और उसके बाद आपका कौन आता है, टर्मिनेशन फेज देखने को मिलता है। अब बात करते हैं 1 by 1। नंबर 1 इज प्री इंट्रोडक्टरी फेज। 1 नंबर पे कौन आता है, प्री इंट्रोडक्टरी फेज। और इस फेज के अंदर आपका क्या है, फिजिकल सेटअप है, जैसे टाइम, प्लेस, पर्सन जो वो प्रिपेयर किया जाता है ना। इस फेज के अंदर आप क्या करेंगे, सारे के सारा जो है प्रोपेगेंडा, जैसे एग्जामिनर जो वो कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, और पेशेंट को कौन से टाइप से मिलेगा, ये सारी की सारी बात आप प्री इंट्रोडक्टरी या प्री ओरिएंटेशन में करते हैं। ओरिएंटेशन या इंट्रोडक्टरी में पेशेंट क्या करता है, थेरापिस्ट और पेशेंट पहली बार जो है वो एक दूसरे के साथ में मिलते हैं। वर्किंग फेज मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज होती है इस ग्रुप की, और इस दौरान सारा का सारा जो है वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो थेरापिस्ट जो है पेशेंट को प्रोवाइड करता है। और लास्ट में टर्मिनेशन फेज होती है, जहां पर जो है पेशेंट और थेरापिस्ट दोनों क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। एंजाइटी यहाँ हो सकती है, अगर पेशेंट को हुई दिस इज नोन एज ट्रांसफेरेंस, एंड एग्जामिनर को दिस इज नोन एज काउंटर ट्रांसफेरेंस। अगर आप पूछे ग्रुप थेरेपी के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने होते हैं, तो आप बताएंगे 15 होते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन 5 होते हैं। ऑप्टिमम नंबर 8 to 10 होता है। और अगर आपको पूछे सेशन कितने समय तक चलेगा, आप बोलेंगे 1 to 2 आवर। एक रेंज में पूछे तो 1.5 आवर आप बता सकते हैं। और आपने बताना है कि कितनी बार होती है, तो 1 to 2 टाइम्स इन ए वीक। एक वीक के अंदर 1 से 2 बार आपको ग्रुप थेरेपी जो वो देखी जाती है। नेक्स्ट आपका थेरेपी है जिसका नाम है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप थेरेपी, जिसको शॉर्ट में हम IPR बोलते हैं। क्लास को शेयर करना, लाइक करना ना भूलिएगा, मैक्सिमम लोगों तक क्लास को शेयर करिएगा। नेक्स्ट तो IPR थेरेपी में कौन सी आपकी इंटरपर्सनल में, एक आती है मैरिटल थेरेपी और एक आती है फैमिली थेरेपी। मैरिटल यानी कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो प्रॉब्लम को लेकर के आप थेरेपी दे रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, दिस इज नॉन एज मैरिटल थेरेपी। और फैमिली के अंदर आप उनका बिहेवियर चेंज करने के लिए जो काम ले रहे हैं, दिस इज नॉन एज फैमिली थेरेपी। नेक्स्ट हम बात करें बिहेवियर साइकोथेरेपी के बारे में। तो बिहेवियर साइकोथेरेपी यानी कि आप जो पर्सन है, किसी पर्सन का जो माल अडेप्टिव बिहेवियर जो होता है उसको लर्निंग प्रोसेस के थ्रू क्या करना, चेंज करना, दिस इज नोन एज बिहेवियर थेरेपी। इस बिहेवियर थेरेपी में एक आता है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियर, कॉग्निटिव और बिहेवियर, इसको ऐसा नाम क्यों दिया, तो हमने ट्रायोलॉजी ऑफ माइंड पढ़ा था, वह हमने कहा कि जैसी हमारी थिंकिंग है वैसा हमारा मूड है। मूड को हम बोलते हैं अफेक्शन, है ना, और थिंकिंग को बोलते हैं कॉग्निशन। तो जैसा हमारा कॉग्निशन यानी कि थिंकिंग, वैसा हमारा अफेक्शन यानी कि मूड, और जैसा हमारा मूड वैसा हमारा बिहेवियर, जिसको हम बोलते हैं कॉग्निशन। इसलिए हम बोलते हैं कि थिंकिंग को बदलो, बिहेवियर खुद ब खुद क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना। तो इसलिए इसको हमने क्या नाम दिया, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। और
इसमें क्या होता है, तो मॉडिफिकेशन होती है थिंकिंग के अंदर, कॉग्निशन में। कहाँ इंडिकेटेड है, ऑसियन है, एंजाइटी है, हिस्टीरिया है, फोबिया है, न्यूरोटिक डिसऑर्डर, इन सभी के अंदर ये देखने को आपको मिलेगी। दूसरा सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन, इसमें क्या होता है, रेसिप्रोकल इनहिबिशन होता है। और ये जोसेफ वॉल्फ ने दिया, कहाँ कहाँ देखने मिलती है, फोबिया है, ओशियन है, ओसीडी या देखने को मिलेगी। सेफ्टी के हिसाब से अगर देखा जाए तो सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन है वो लेस इफेक्टिव, कैसी होती है, लेस इफेक्टिव होती है। अगर आपको कोई पूछे सेंसिटाइजेशन की स्टेज बताओ, एक होती है रिलैक्सेशन ट्रेनिंग, उसमें दूसरी होती है हिरार्ची फॉर्मेशन, और तीसरा होता है डिसेंसिटाइजेशन। रिलैक्सेशन में हम बोलते हैं डीप ब्रीथिंग करो, मसल रिलैक्सेशन करो, और जो हिरार्ची होती है उसमें प्रॉब्लम जो है उसको हम सेट करते हैं, जैसे लो से हायर की तरफ जाते हैं। और डिसेंसिटाइजेशन में पेशेंट को रियल पहले एग्जामिन इमेजिन कराते हैं, उसके बाद उसको एक्सपोज करा दिया जाता है। जबकि फ्लोटिंग जो है वो इम्प्लोजिव है, इसके अंदर डायरेक्ट पेशेंट को क्या कर दिया जाता है, एक्सपोज करा दिया जाता है प्रॉब्लम के साथ में, और यहाँ पेने का टेकाने का खतरा रहता है। ये ज्यादा इफेक्टिव होती है, कम सेफ होती है। फोबिया के अंदर इसको हम ज्यादातर क्या करते हैं, काम में लेते हैं, किसको, फ्लोटिंग, है कि नहीं। एवर्जन थेरेपी, और एवर्जन थेरेपी इसमें क्या करते हैं हम, जो प्लीजेंट स्टिमुलाई होता है उसको अनप्लीजेंट स्टिमुलाई को काम में लेते हुए क्या करते हैं, अनप्लीजेंट के तौर पे जो है वो चेंज किया जाता है। जैसे डाइसल्फिराम देते, कोई पर्सन है जिसको क्या है, अल्कोहल ले रहा है बहुत ज्यादा मात्रा में, तो अल्कोहल हमारे लिए तो क्या है, अनप्लीजेंट है, जबकि पर्सन के लिए तो कैसी है, प्लीजेंट है। तो उस पर्सन को आप क्या करो, डाइसल्फिराम दोगे, और जब आप डाइसल्फिराम दोगे तो पर्सन जो है वो क्या करने लगा, धीरे धीरे जो है उस जो अल्कोहल के साथ में क्या करने लगेगा, जो है आप कह सकते हो कि उसको नेगलेक्ट करने लगेगा, या धीरे धीरे उसको छोड़ देता है, ऐसा है कि नहीं। जैसे आप क्या अल्कोहल लेते हो, तो अल्कोहल जो है वो आपकी बॉडी में जाती है, आपकी बॉडी में एक एंजाइम है अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज, वो अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है वो एल्डिहाइड जो है, अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज जो है उसको अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदलता है। ये एल्डिहाइड क्या करवाता है, अगर एल्डिहाइड आपकी बॉडी में रहा तो ये नोजिया, वोमिटिंग और हेडेक कराएगा। इसलिए हमारी बॉडी क्या करती है, एक और हार्मोन देती है जिसका नाम है एल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेज, जो क्या करता है, इसको एसीटेट में बदलता है। क्या करता है, एसीटेट के अंदर बदलता है, जिससे हमें हैंगओवर जो है वो फीलिंग आती है। बट आपकी जो डाइसल्फिराम है ये क्या करती है, ये इसको एसीटेट बनने नहीं देती है, एल्डिहाइड रख देती है, और एल्डिहाइड रहेगा तो एल्डिहाइड का लेवल बढ़ेगा और हमें नोजिया, वोमिटिंग और हेडेक सीवियर वाला होता है। इसलिए धीरे धीरे पर्सन क्या करता है, अल्कोहल को विड्रॉ करना शुरू कर देगा, है ना। इसके लिए और थम सकिंग कर रहा है कोई, तो थम सकिंग के दौरान जो बच्चा है उसके थम पे क्या कर दो, बिटर सब्सटेंस लगा दो। कोई हिस्टीरिया का पेशेंट है, जैसे उसको हिस्टीरिया का एपिसोड आता है, उसको लो इंटेंसिटी करने दो। समझ पा रहे बात को, ये सारी की सारी बातें देखिए कहाँ काम में लेते हैं, बिहेवियर थेरेपी जो है, कॉग्निटिव बिहेवियर, सॉरी आपका एवर्जन थेरेपी जो एल्कोहलिज्म है, हिस्टीरिया है, सेक्सुअल डिसऑर्डर है, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, उन सभी जगह क्या हम करते हैं, हम काम में लेते हैं। इसके अलावा रिस्पॉन्स शैपिंग बिहेवियर थेरेपी होती है आपकी, जो एमआर या ऑटिज्म या वो बच्चे जो है इनके अंदर आपको देखने को मिलती है। क्लासिकल कंडीशन जो आईवी पाउलो ने, है ना, नेक्स्ट कुछ अदर थेरेपी है जिसके अंदर एक आती है मिलियो थेरेपी, जो मैक्सवेल जॉन्स ने दी थी, जिसको इन्वायरमेंटल थेरेपी भी बोला जाता है। इसके अलावा डाइवर्शन थेरेपी है, रिक्रिएशनल थेरेपी जिसमें डांस, म्यूजिक और लाइट है, और प्लेसबो जिसमें हम क्या करते हैं, एज ए मेडिकल ट्रीटमेंट जो बहाना करते हैं, जबकि उसमें जो है वो सारी की सारी चीज जो यूज की जाती है वो नकली होती है। एक टर्म होता है सैटिएशन, और सैटिएशन का मतलब होता है नेगेटिव बिहेवियर को बढ़ावा देना। बात नेक्स्ट आपका कौन है, नेक्स्ट आपका है सोमैटिक या फिजिकल या बायोलॉजिकल थेरेपी, जिसके अंदर तीन तरीके की थेरेपी आएगी। एक आती है इंसुलिन थेरेपी या इंसुलिन कोमा थेरेपी, दूसरा आता है लाइट थेरेपी, और तीसरा आता है ईसीटी। इंसुलिन कोमा थेरेपी की अगर बात करी जाए तो ये साकेल ने दी थी 1927 में, इसको सबसे पहले यूज किया 1933 में। स्किज़ोफ्रेनिया और एजिटेटेड बिहेवियर वाले पेशेंट उनके में काम में लेते हैं। ये क्या है कि हाइपोग्लाइसेमिया करती थी, और हाइपोग्लाइसेमिया करके पेशेंट की डेथ कर देती है, इसलिए इसको जो है धीरे धीरे इस थेरेपी को क्या कर दिया गया, इलिमिनेट किया गया। दूसरा है लाइट थेरेपी, है इसको बोलते हैं लाइट बॉक्स थेरेपी, और ये हम सीजनल मूड डिसऑर्डर या सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर में काम में लेते हैं।
इसके अलावा क्या है, जेट लैग सिंड्रोम या स्लीप डिसऑर्डर जो है वहां भी इसको काम में लिया जाता है। नेक्स्ट हमारा थेरेपी है ECT, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। सो आज के लिए हमारा इतना ही है। थैंक यू सो मच।